Hello students, this is Praveen and you are watching my YouTube channel Physics a Step Ahead। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसमें वेक्टर्स देखने जा रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे पास जो +2 स्टैंडर्ड में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें कुछ क्वांटिटीज तो ऐसे हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ नंबर की जरूरत है। साधारणतया ये सब रेशियो होते हैं सिमिलर क्वांटिटीज के, या यूं कहें कि क्वांटिटीज ऑफ सेम स्पीसीज के रेशियो होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें नंबर के साथ साथ यूनिट की भी जरूरत होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स कहलाते हैं, जैसे कि मास, टेम्परेचर, स्पीड। जैसे कि हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास है 50 किलोग्राम, तो यूनिट है 1 किलोग्राम और 50 हो गया नंबर। तो नंबर और यूनिट के सहारे एक्सप्रेस होता है, यानी मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है इसे एक्सप्रेस करने की। और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें नंबर, यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स कहलाते हैं, है ना। उन्हें बिना डायरेक्शन के हम कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग वेक्टर्स क्या है। अब देखो, अभी मैंने बात की ऐसे क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, केवल नंबर की जरूरत होती है। ऐसे क्वांटिटीज क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। किसके रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। ऐसे क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, सिंपली नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए और साथ साथ यूनिट चाहिए। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं, है ना। स्केलर्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए, है ना, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे हम लोग कहें टेम्परेचर, जैसे हम लोग कहें मास। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए। सॉरी, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। और जैसे एग्जांपल में ले लो फोर्स, मोमेंटम, है ना। तो अभी हमें यह देखना है कि आखिर ये वेक्टर्स होते क्या हैं, और फिर इन वेक्टर्स के साथ जो हम ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस करने हैं, वो ऑपरेशंस कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हमें वेक्टर अलजेब्रा डेवलप करना है। लेकिन वेक्टर हम लोग कहेंगे किसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर्स में अभी हम लोगों ने कुछ बात की कि वेक्टर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना हो तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, है ना। सो वेक्टर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन
केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी स्केलर्स हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है, बावजूद उसके वह वेक्टर नहीं है, स्केलर। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास अवेलेबल, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, यह डायरेक्शन रखता है लेकिन वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो वेक्टर होने के लिए यह दोनों तो निहायत ही जरूरी कंडीशन है ही, साथ ही साथ यह शर्त भी लागू होता है कि जो डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा वेक्टर से वह उसके मैनिपुलेशंस को, वह उसके अलजेब्राइक ऑपरेशंस को कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। सो डायरेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू इट्स मैनिपुलेशन, यानी अलजेब्राइक ऑपरेशन। क्या मतलब? यानी उसके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन जो भी हम लोग स्पेसिफाई करें, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करें, उसमें उसके डायरेक्शन का भी कंट्रीब्यूशन हो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ। यानी फॉर गिवन मैग्नीट्यूड्स अगर दो वेक्टर को हम लोग ऑपरेट करते हैं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्शन बदल जाने से उसके जो आउटपुट हो वो चेंज हो जाए, तभी कहेंगे कि वो वेक्टर है ना। तो इसके जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं वह जनरल जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस है, जिससे कि स्केलर्स या नंबर्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उससे अलग इसके रूल है। सो इट ओबेज geometrical rules for algebraic operations। और ये जो ज्योमेट्रिकल रूल्स अल्जेब्राइक ऑपरेशंस के हैं, बेसिकली हम इन्हें की कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना। तो वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को ओबे करेगा, है ना। क्या इसके मायने हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो वही एग्जांपल मैं इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में बिल्कुल ही परेशानी ना हो। एक पार्टिकल कह लो या एक स्टूडेंट, ये 3 मीटर गया किधर, इस डायरेक्शन दिख रहा है, और वो फिर इसी डायरेक्शन में 4 मीटर चला गया। तो तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि ये 3 मीटर यहां से यहां गया, फिर 3 मीटर यहां से यहां आ गया, तो टोटल वो कितना डिस्प्लेस हो गया। तो उसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो हम क्या कहते हैं कि ये 3 मीटर और 4 मीटर, ये कितना मीटर हो गया, 7 मीटर। फिर हम कहते हैं कि वो 4 मीटर गया, है ना, और वापस हो गया 3 मीटर। 4 मीटर गया और वापस हो गया 3 मीटर। तो यानी उसी लाइन पर वापस हुआ है, हमने क्लियरिटी के लिए अलग बनाया है। तो ये असल में इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो यहां से यहां आया, है ना। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर, है ना। जैसा तुम लोग पहले पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि कोई पार्टिकल अगर यहां से यहां आता है तो ये जो हुआ, जिस रास्ते पर वो चला, ये डिस्टेंस हो गया, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसमें भी डायरेक्शन किधर से किधर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो दिस इज 1 मीटर। और अगर वह पार्टिकल 4 मीटर गया और 3 मीटर 90 डिग्री पर टर्न हो गया, तो तब भी तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पार्टिकल का, यहां से यहां तक 5 मीटर। ये तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, तुम जानते होगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया। कहने का ये मतलब है कि यहां भी हमने 3 मीटर और 4 मीटर को ऐड किया, यहां भी हमने ऐड ही किया है 4 मीटर और 3 मीटर, और यहां पर भी तुमने 4 मीटर और 3 मीटर को ऐड ही किया है। लेकिन इसके जो रिजल्टेंट है, इसका जो एडिशन का आउटपुट है, वह सब केस में अलग अलग आ रहा है। यानी अगर ये कोई साधारण नंबर होता या स्केलर होता तो 3 मीटर और 7 मीटर ऐड करने 3 मीटर और 4 मीटर ऐड करने पर हमेशा 7 मीटर होना चाहिए। अलजेब्रा तो यही कहता है हमें कि 3 मीटर और 4 मीटर को ऐड करेंगे तो 7 मीटर होगा, यानी सिंगल सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहां पर ये जो 3 और 4 मीटर है, ये साधारण 3 और 4 मीटर नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसमें अलग अलग रिजल्ट्स अभी देख रहे हैं। फिलहाल हमने देखा 1 मीटर, हमने देखा 7 मीटर, हमने देखा 5 मीटर, है ना। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि असल में ऐसा नहीं कि केवल ये और ये हो रहा है। तुम देख रहे हो ना कि इनके डायरेक्शंस अगर बदलते जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। इसका मतलब 3 मीटर और 4 मीटर को अगर हम ऐड करें तो ये 1 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर और 7 मीटर के बीच में जितने नंबर्स हैं, जितने डिस्टेंस, जितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, सब होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन संभव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन का जो मैनिपुलेशंस यहां हम लोग कर रहे हैं, इनके जो ऑपरेशंस, यहां कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। यह एडिशन का जो रिजल्ट होगा वह कुछ भी हो सकता है। वह इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है ना। ये बात समझ में आई। तो डायरेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहां पर इसके मैनिपुलेशंस को, इसके अलजेब्राइक ऑपरेशंस को डायरेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं, है ना। और ये तो मैंने अभी एडिशन दिखाया है, इसके सब्ट्रैक्शन, इसके मल्टीप्लिकेशन, सब जगह हम लोग यही देखेंगे कि इसके जो ऑपरेशंस करेंगे उसमें इन वेक्टर्स के बीच के जो एंगल है, यानी डायरेक्शन जो है वेक्टर का, वो कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो एक और क्वांटिटी मैं ले रहा हूं और उसे भी मैं ऐड ही करूंगा, है ना। अब देखो एक ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक पर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, और इधर धक्का दे रहा हूं और कोई इधर खींच ही रहा है, लेकिन कितने से, 2 न्यूटन से। तुम जानते हो ऐसी स्थिति में इस पर कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, 4 न्यूटन का, है ना। ये एक्सेलरेट कर जाएगा। अगर यहां पर कोई इधर लगा दे 2 न्यूटन का, इसे पुश कर रहा हो, और कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे पुश कर रहा हो, इधर से भी पुश कर रहा हो, इधर से भी पुश कर रहा हो, ऐसी स्थिति में ये बॉडी किधर डिस्प्लेस होके जाएगा, तुम कहते हो कि सर कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, यानी इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, और कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं लगा, यानी 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलकर के कितना हो गया, 0 न्यूटन हो गया। यहां भी हमने ऐड किया था, यहां भी हमने 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ऐड किया तो हो गया 4 न्यूटन, और यहां पर भी हमने 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ऐड किया तो हो गया 0 न्यूटन। ये कैसे संभव हो रहा है,
ये इसलिए ऐसे मत बोलना कि सर इसमें माइनस कर रहे हैं, हम ऐड ही कर रहे हैं। दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर एक साथ ही लग रहा है तो ऐड हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट इस तरह से दिख रहा है कि लगता है सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो ये रिजल्टेंट है, क्योंकि हम तो फोर्स ऐसे भी लगा सकते ना, ये इधर से 2 न्यूटन और ये इधर से 2 न्यूटन, है ना। अब इस बार तुम क्या कहोगे, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है? तो इसमें एडिशन था, इसमें भी एडिशन है और इसमें भी एडिशन है, और अगर हम लोग निकालना सीख लेंगे आगे देखेंगे ये हो जाता है 2√2 न्यूटन। तो कहने का ये मतलब कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन को ऐड किया हमने तो 0 से लेकर के 4 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है ना। 0 न्यूटन से 4 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन संभव है। यह वेक्टर की प्रॉपर्टी हो, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल बदल गया, दो वेक्टर के डायरेक्शंस बदल गए तो उसके एडिशन बदल गए, उसके आउटपुट बदल गए, उसके अलजेब्राइक ऑपरेशंस बदल गए। ऐसे क्वांटिटीज वेक्टर्स कहलाते हैं, है ना। अभी देखो मैं एक और क्वांटिटी ले रहा हूं जिसके पास डायरेक्शन है, और वो है इलेक्ट्रिक करंट। इस वायर में और इस वायर में मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिया, और यहां पर इस दोनों वायर को मिलाकर के एक सिंगल वायर में इलेक्ट्रिक करंट भेज दिया। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर यूज करते हैं, तो इसमें एक अमीटर लगा दो, इसमें एक अमीटर लगा दो, और इसमें एक अमीटर लगा दो, A1 A2 और A3। ये मेजर कर रहा है 3 एम्पियर करंट, ये मेजर कर रहा है 4 एम्पियर करंट, और इनके बीच एंगल है थीटा। तो यहां पर कितना करंट आ रहा है ये हम मेजर कर ले, है ना। ये मैं सिर्फ फन के तौर पर दिखा रहा हूं ताकि तो हम कंपेयर करना सीख लें कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर इस करंट के साथ जो एसोसिएटेड डायरेक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि करंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, ये जो एसोसिएटेड डायरेक्शन है, अगर यह डायरेक्शन इसके एडिशन को थ्री एम्पियर और 4 एम्पियर इसके एडिशन को कंट्रीब्यूट करेगा, तो थीटा बदल देने से यहां पर इस अमीटर A3 का वैल्यू बदलते जाएगा, इसका रीडिंग बदलते जाएगा। अगर ऐसा हो गया तब तो ये वेक्टर होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वेक्टर नहीं होगा। और हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटली ये चीज कि ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता है। तो इस थर्ड वायर में करंट हमेशा 7 एम्पियर हो रहा है, ऑलवेज सिंगल सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू करंट वायर्स, यानी इस थीटा से इंडिपेंडेंट, मतलब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बोलो। यह डायरेक्शन रखने के बावजूद क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर के लिए जो ज्योमेट्रिकल रूल्स है ना, उनको ओबे नहीं कर पा रहा है। इसका एडिशन अभी भी वैसे ही हो रहा है जैसे नंबर्स का होता था, है ना। इसीलिए ये क्या जनरल अलजेब्राइक रूल से हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, यह स्केलर कहलाएगा, है ना। इतनी बात आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या भेद होता है ना। स्केलर है, बावजूद इसके कुछ के तो पास डायरेक्शन ही नहीं होंगे, वहां पहचानने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसे स्केलर्स जिनके पास डायरेक्शन है, उन्हें पहचानने में भूल हो जाती है, क्योंकि वो डिस्गाइज कर रहा है, वह डायरेक्शन रख के खुद को दिखा रहा है कि हम वेक्टर हैं, लेकिन वो बेसिकली वेक्टर होता नहीं है। ऐसे और भी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन है और वो स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। चलो, तो हमें बेसिकली देखना है वेक्टर्स। तो मैं वेक्टर को कैसे डिफाइन करूं? तो वेक्टर्स क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज having the physical quantities which are completely expressed by
magnitude and direction contributes to its algebraic operations, है ना। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। चलो अब इन वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में देखते हैं। बेसिकली यही हमें डेवलप करना है, वेक्टर अलजेब्रा, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या चीज है, कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये सब देख लें। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन। आखिर एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहता है कि इसको हम लोग एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो लाइन सेगमेंट कैसा होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है ना। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, है ना, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग एरो कह लेते हैं, तीर है ये। इसमें ये इसका इनिशियल पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, है ना। तो यहां पर P क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग टेल कहते हैं, है ना। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है या टर्मिनेटिंग पॉइंट है। इसको हम लोग हेड कह लेते हैं, या हाँ हेड कह सकते हो इसे, हेड या टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, है ना। ये इनिशियल पॉइंट। और ये जो लेंथ देख रहे हो ना यहां पर, तो ये एक लेंथ है। ये वेक्टर का लेंथ हुआ, इस एरो का लेंथ हुआ, और साथ ही साथ ये किसी न किसी लाइन का ही पार्ट है ना। जिस लाइन का ये हिस्सा है, जिस लाइन का ये पार्ट है, लाइन सेगमेंट, सपोज करो XY नाम मैंने दे दिया, इस लाइन को कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन, या इसे तुम मैथ्स के बुक में सपोर्टिंग लाइन के नाम से भी देखोगे। सो लाइन ऑफ विच वेक्टर इज अ पार्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्टिंग लाइन। और ये जो एरो हेड देख रहे हो, ये एरो हेड डायरेक्शन बताता है ना। ये एरो हेड क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। और ये जो यहां पर तुम देख रहे हो ये PQ, ये PQ क्या है, लेंथ ऑफ एरो है या लेंथ ऑफ वेक्टर है। यह बताता है मैग्नीट्यूड, है ना, किसका, वेक्टर का। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही ये मैग्नीट्यूड बताता है जैसे एक पेपर के टुकड़े पर हम लोग पूरे वर्ल्ड का नक्शा बना सकते हैं। तो उसमें हम 3 सेंटीमीटर से इंडिया और अमेरिका के बीच के डिस्टेंस को दिखा सकते हैं, है ना, और 6 सेंटीमीटर से भी दिखा सकते हैं। ये तो सब डिपेंड करेगा कि हमने किस स्केल पर ये पूरा नक्शा बनाया है। तो वो जो लेंथ होता है ना, वह लेंथ, एक छोटा सा लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट हो सकता है 1 मीटर के, 10 मीटर के, 1000 मीटर के, 10,000 मीटर के, या 10 टू द पावर 10 मीटर के भी, कुछ भी हो सकता है। इट ऑल इस बात पर डिपेंड करता है ये सारी चीज कि हमने स्केल कैसा चुना है।
तो उसी तरह यहां पर भी ये जो लेंथ है ये एक्चुअल नहीं बता रहा है, ये कंपैरेटिवली बता रहा है, स्केल के हिसाब से बता रहा है। सो इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एज पर स्केल, है ना, जैसा स्केल होगा उस हिसाब से बताएगा। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल कैसे लेते हैं, है ना, तो एक तो तरीका है डबल लेटर्स का लेने का, कि ये डबल लेटर मैंने ले लिया, एक पी लिया एक क्यू लिया। पी पहला हमेशा इनिशियल, क्यू हमेशा फाइनल, सेकेंड वाला हमेशा फाइनल, है ना, और इसके ऊपर में एक ऐसे एरो हेड बना दिया, है ना। ये एरो हेड सिर्फ हमें ये याद दिलाता है कि ये एक वेक्टर है ना। जैसे मान लो हम लोग एक, तुमने कई बार देखा होगा, कॉर्ड है, आर्क है और ये पी क्यू है, तो तुम कैसे लिखते हो, पी क्यू, और स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया, पी क्यू बार कर दिया, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और पी क्यू और ऐसे बना दिया तो ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी तरह से वेक्टर के भी रिप्रेजेंटेशन के ये तरीके हैं। और भी तरीके हैं लेकिन मैनुअली हम लोग ऐसे ही करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि इसको एक सिंगल लेटर से दिखाओ, ऐसे, तो ऐसे दिखा दिया ए और ऊपर में एरो हेड लगा दिया, तो ये हो गया वेक्टर, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आओ हम लोग इसमें देखते हैं अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उससे पहले हमें कुछ देखना होगा। क्या देखें हम लोग, कि एक वेक्टर के पास, है ना, क्या क्या फीचर्स है ना। एक वेक्टर के पास क्या क्या फीचर्स हैं, तो वेक्टर के पास हम जानते हैं क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। दूसरी बात क्या है, उसके पास डायरेक्शन होगा, और एक तीसरा प्रॉपर्टी है ये लाइन ऑफ एक्शन। सो वेक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीसरा लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये दोनों मस्ट प्रॉपर्टी है, निश्चित तौर पर होगा, हर वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा। लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये मे प्रॉपर्टी है, ऑप्शनल है। सारे वेक्टर्स के पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है, या यूं कहें कि किसी खास परिस्थिति में किसी वेक्टर के साथ लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएट हो सकता है, और किसी दूसरे खास परिस्थिति में उसी वेक्टर के साथ लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं हो सकता है ना। एक ही वेक्टर किसी खास परिस्थिति में लाइन ऑफ एक्शन से एसोसिएटेड हो सकता है और किसी दूसरे परिस्थिति में लाइन ऑफ एक्शन से एसोसिएटेड नहीं हो सकता है ना। उस आधार पर हम लोग वेक्टर को क्लासिफाई करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे उसमें, अभी मैं सिर्फ नाम बता देता हूं कि किन आधार पे ऐसा होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड है या नहीं है, इस आधार पर हम लोग वेक्टर को क्लासिफाई करते हैं एज अ फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनके पास लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, यानी इस लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो वेक्टर फ्री है, कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन कोई वेक्टर ऐसा है जो अपने लाइन ऑफ एक्शन के साथ एसोसिएटेड है, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड वेक्टर कहलाएंगे, है ना। तो फ्री वेक्टर लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, और फिक्स्ड वेक्टर उसके साथ लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड होता है ना। अब आओ कि आखिर हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास एक उसका तरीका है मॉडुलस का। जैसा कि तुम पहले से जानते हो, जब हम किसी नंबर को मॉडुलस के अंदर रखते हैं
तो मॉडुलस क्या करता है, उस नंबर के साथ जो एसोसिएटेड उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी है उसको कंज्यूम कर जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और हमें उस नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। उसी तरह से वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है उस डायरेक्शन को कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, मॉडुलस, और उसका जो सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे वो छोड़ देगा। यानी मॉडुलस में अगर किसी वेक्टर को रख दें, मॉडुलस ऑपरेटर में रख दें, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, डायरेक्शन को कौन कंज्यूम कर जाएगा, मॉडुलस, बचेगा क्या, मैग्नीट्यूड। सो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर की तरह, है ना। दूसरी बात है कि डायरेक्शन, ये कैसे दिया जाएगा, तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक नए वेक्टर के तौर पर, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो 3 लाइन दिख रहा है ना, ये इक्वलिटी के साथ साथ डिफिनीशन भी दे रहा है ना। तो एक वेक्टर जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड इन दिस वे, ध्यान से सुनना। तो यूनिट वेक्टर एक बहुत ही खास वेक्टर है, इसके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और इसे हम लोग ऐसे कैप लगा के डिनोट करते हैं, ऐसे दिख रहा है। इसमें हम लोग जनरली यूनिट वेक्टर में ऐसे एरो नहीं लगाते हैं, ऐसे कैप लगाते हैं, है ना। इसको कैप बोलते हैं, इसको हैट बोलते हैं, इसको क्रॉन बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिंपली 1। इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है, और इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। सो यूनिट वेक्टर यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है ना, है ना। कहते हैं ना, नाम का आंख का अंधा नाम नयन सुख, बिल्कुल वही है। ये कहने के लिए यूनिट वेक्टर, नाम में ही यूनिट लगा हुआ है लेकिन यूनिटी नहीं होता, है ना। अब देखो इसका काम क्या है, इसका एक ही काम है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। सो ये स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, है ना। अब देखो यहां पर हमें वेक्टर का अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एक वेक्टर का अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब, तो अलजेब्रा में वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखो, वेक्टर इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर इनटू ए कैप, है ना, या सिंपली ए कैप, ऐसा लिखा मैंने। लेकिन इतना ध्यान रहे कि कभी भी ये ए और ए कैप के बीच में डॉट नहीं देना, क्रॉस नहीं देना, बिना डॉट और क्रॉस लगाए लिखना है, ये गलत हो जाएगा, है ना। जनरल नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ए ऐसे लिखो ए इंटू बी, या ऐसे लिखो ए इंटू बी, या ऐसे लिखो ए इंटू बी, सब एक जैसा है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सब ख्याल रखना। अब देखो हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया, है ना, और हमने एक खास चीज देखा कि एक वेक्टर का अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मॉड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, यानी ए कैप, है ना। चलो अब हम लोग इसमें बहुत सारा चीज और देखेंगे। जैसे हम लोग एक चीज देखना चाहते हैं यहां पर, ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब, ट्रांसलेशन का यहां मतलब होता है पैरेलल शिफ्टिंग।
स्पेस में हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहां देखो ये एक वेक्टर है, अब मैं इसको यहां से खिसका रहा और मैंने इसे यहां रख दिया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें क्या क्या चीज बदला होगा, तो मैं नाम लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड बदला या नहीं बदला, डायरेक्शन बदला या नहीं बदला, लाइन ऑफ एक्शन बदला या नहीं बदला। अब देखो, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा वेक्टर का, ये नहीं बदला, डायरेक्शन ये नहीं बदला, लाइन ऑफ एक्शन ये बदल गए। अब गौर करो, तो जिस वेक्टर के साथ लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो लाइन ऑफ एक्शन को तो देखना ही नहीं है उसके लिए सिर्फ देखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो न तो मैग्नीट्यूड बदला न डायरेक्शन बदला, तो हम क्या कहेंगे कि वो वेक्टर बदला यहां से यहां लाने पर? तो जवाब है कि नहीं बदला। ऐसे वेक्टर जिनमें लाइन ऑफ एक्शन नहीं एसोसिएटेड होता हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई भी बदलाव नहीं होगा, है ना। लेकिन फिक्स्ड वेक्टर, उनके पास लाइन ऑफ एक्शन एसोसिएटेड है। तो अगर हम ये कहें कि फिक्स्ड वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो बदल गया। इसका मतलब हुआ कि वह वेक्टर बदल गया। यानी फिक्स्ड वेक्टर को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो फिक्स्ड वेक्टर चेंज कर जाएगा। इसीलिए हम लोग कभी भी फिक्स्ड वेक्टर को ट्रांसलेट नहीं करते, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हमें देख लेना चाहिए। क्या कि फ्री वेक्टर, नाम मैंने पहले इसलिए बता दिया था, फ्री वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड, है ना। फ्री वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने पर कोई ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन फिक्स्ड वेक्टर कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। लेकिन हम लोग फिक्स्ड वेक्टर को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर जाएगा और वेक्टर हमारा चेंज कर जाएगा, ऑब्जर्वेशन चेंज कर जाएगा। आओ दूसरा हम लोग देखते हैं, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को अगर हम लोग रोटेट करें स्पेस में तो क्या होगा? ध्यान देना, ये हमारा वेक्टर है और मैंने इसे रोटेट करा दिया, तो क्या क्या बदला क्या नहीं बदला? देखो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। तो वेक्टर वही रहा, मतलब वेक्टर का लेंथ तो वही रहा जब तुमने इसको रोटेट किया। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, लाइन ऑफ एक्शन बदल गया। तो इस बार कोई भी वेक्टर हो, चाहे फ्री वेक्टर हो चाहे फिक्स्ड वेक्टर हो, लाइन ऑफ एक्शन देखना है या न देखना है, लेकिन एक ना एक चीज तो, एक ना एक प्रॉपर्टी तो बदल ही रहा है। और वेक्टर का अगर एक भी प्रॉपर्टी बदल गया तो वेक्टर बदल गया। यानी अगर मैंने एक वेक्टर को रोटेट कराया तो वेक्टर हमारा चेंज कर जाएगा इन जनरल, है ना। लेकिन गौर करो, अगर थीटा 2 पाई यानी 360 डिग्री या उसका इंटीग्रल मल्टीपल, 360 डिग्री घूमने का मतलब हो गया कि वापस वहीं आ गया वेक्टर घूम के, तब तो मैग्नीट्यूड वही रहा, डायरेक्शन वही रहा, तो चेंज नहीं किया। तो थीटा अगर 2 पाई या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए देन वेक्टर रिमेन्स सेम, तब वेक्टर नहीं बदलता है। यहां पर n का वैल्यू 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल है। लेकिन अगर थीटा 2 पाई या उसका इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर नहीं होगा देन वेक्टर विल चेंज, तब वेक्टर चेंज हो जाएगा रोटेशन, है ना। तो ये हो गया रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगला जो पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करना है वो है हमारा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है ना।
एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आखिर दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो बेसिकली ये एंगल होता है ना, या इंक्लिनेशन होता है उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच, है ना। सो इट इज इंक्लिनेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, उनके बीच का ये एंगल है। कैसे, ये देखना गौर से, क्योंकि इसमें कई बार गलती होती है और कई बार तो सीखने के बाद गलती होती है, इसलिए ये बहुत केयरफुली इसको लर्न करना है ना। अब देखो यहां पर हमारे पास एक वेक्टर ये है ए, वेक्टर ए, और एक है ये, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं यहां, वेक्टर ए, और ये है हमारे पास दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। और हमसे कह रहा है कि बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा या कैसा एंगल होगा। तो मैंने क्या करने हैं, इसे ए का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देना है ये, और बी का भी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देना है ये। अब देखो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन यहां पर मिल रहे हैं। सो इंक्लिनेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो जहां पर उनके लाइन ऑफ एक्शन मिलते हैं, ये ब्रैकेट में रख सकते हो, है ना, उस पॉइंट पर देखो तो तुम कहोगे सर ये एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, कौन वाला लो। तो ये एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है, ए वेक्टर इधर फ्लो कर रहा है, ये ए का यूनिट वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, ये बी का यूनिट वेक्टर हो गया। तो दोनों डायरेक्शन, दोनों वेक्टर के फ्लो डायरेक्शन में देखना है, दोनों के फ्लो डायरेक्शन के बीच का एंगल देखना है। तो ये एंगल हो गया, ये दिस थीटा, तो ये थीटा यहां हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना ये। अब सपोज करो यहां पर कि ए मैंने यही रखा, है ना, लेकिन बी यहां पर ऐसा हो गया, ध्यान से देखना, बी ये हो गया। अब कहे कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो कैसे डिसाइड करोगे। तो ए का लाइन ये रहा, वो चेंज नहीं किया, लेकिन बी का लाइन देखो ये हो गया। तुम कहोगे कि सर अभी भी तो वैसा ही है, खाली बी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन बात बदल गई। अब क्या हो गया, ए का फ्लो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ए का फ्लो डायरेक्शन ये है, और बी वेक्टर का फ्लो डायरेक्शन इधर हो गया। ध्यान देना, ये बी का फ्लो डायरेक्शन हो गया। तो इस बार एंगल जो है इंक्लिनेशन का वो ये हो गया, ये हो गया यहां पर। सो थीटा इज हेयर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बात आई समझ में कि नहीं आई? ये हुआ दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने का तरीका। और दो वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वह एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही संभव हो सकता है, इससे बड़ा संभव हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा लिखने का मतलब हो गया 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में सारे वैल्यूज संभव है, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। यानी हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, है ना। अब देखो वेक्टर को अगर हम ओरिएंट करना चाहें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सजाना चाहें, तो हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो हम वेक्टर्स को तीन तरीके से सजा सकते हैं। एक तरीका है टेलटेल ओरिएंटेशन। हम दो वेक्टर को टेलटेल पोजीशन में रख सकते हैं। सपोज करो मैंने इसी दो वेक्टर की बात करी यहां पर, तो एक वेक्टर ये हो गया हमारा,
ये ए और दूसरा ये वेक्टर हो गया बी। ध्यान से देखो, तो मैंने इसे दोनों के टेल कॉमन कर लिए, एक ही पोजीशन पर रख दिया, तो ये टेल टेल पोजीशन है। दूसरी बात कि दोनों के हेड एक जगह रख दे तो हेड हेड पोजीशन हो जाएगा। तो ये रहा मेरा वेक्टर ए और ये रहा मेरा वेक्टर बी, है ना। ये मैंने दोनों के हेड एक जगह कर दी, है ना। और तीसरा तरीका क्या होगा, हेड टेल पोजीशन, यानी एक वेक्टर का हेड और वहां पर दूसरे वेक्टर का टेल। ये ए वेक्टर का हेड और यहां पर बी वेक्टर का टेल। गौर करो, ए का हेड और बी का टेल इंगेज हो रहा है ना। तो ए और बी वेक्टर को हम लोग, दो वेक्टर को हम लोग इन तीन तरीके से ही सजा सकते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते थे, तुम यहां बी वेक्टर बनाते और यहां पर तुम ए वेक्टर बनाते, है ना। ये भी वही चीज है, बी का हेड और ए का टेल इंगेज हो रहा है, तो वही हेड टेल पोजीशन है ये। तो वेक्टर को जब हम इन तीन तरीके से ही सजा सकते हैं, तो यहां पर हम उनके एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे लोकेट करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर ये होगा टेल टेल पोजीशन में, है ना। हेडेड पोजीशन में ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। लेकिन हेड टेल पोजीशन में खतरा है ना। हेड टेल पोजीशन में लगता है ये होगा, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ए का फ्लो डायरेक्शन ये है और बी का फ्लो डायरेक्शन ये है, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिसाइड करने के लिए वेक्टर्स के फ्लो डायरेक्शन जरूर ध्यान में रखना, तभी जाकर के सही सही डिसाइड कर पाओगे, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। चलो, अब हम लोग इसमें एक बहुत ही छोटा सा चीज इसमें और कर लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं ये प्रोजेक्शन क्या है। इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी। ये मान लो कोई वेक्टर ए है और इसका इफेक्ट हमें इस एक्सिस पर देखना है, ये एन एक्सिस है ना। तो वेक्टर ए का इफेक्ट किसी एक्सिस एन एक्सिस पर देखना है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन, ये टेल, ये हेड, नाम दे दो पी और ये क्यू। तो इस P से और Q से इस N एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना। ये इसका करस्पॉन्डिंग P प्राइम, ये इसका करस्पॉन्डिंग Q प्राइम। तो ये जो P प्राइम और Q प्राइम लेंथ दिख रहा है ना, ये P प्राइम और Q प्राइम जो है ना, यही प्रोजेक्शन है PQ वेक्टर का, है ना। इट इज प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, जिसे तुम वेक्टर ए कह रहे हो, ऑन एन एक्सिस, है ना। एन एक्सिस के ऊपर में इसी का प्रोजेक्शन हो गया, है ना। तुम इसे इस तरीके से भी देख और समझ सकते हो कि यहां पर अगर हम लोगों ने रेज डाला, है ना, तो ये यहां पर इतना ही बड़ा शैडो रीजन बनेगा, ये शैडो लेंथ हो गया। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, बेसिकली ये एक शैडो लेंथ होता है ना, छाया बनती है, ये शैडो लेंथ हो गया। मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ये जो रेज कैसे डालना है, तो जिस एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन लेना है उसके परपेंडिकुलर, ये रेज परपेंडिकुलर है इस एन एक्सिस पर, तब जो इस वेक्टर का शैडो लेंथ बनेगा, है ना, इस वेक्टर के लेंथ का शैडो लेंथ बनेगा, दैट विल बी द प्रोजेक्शन, है ना। और इसका हम लोग एक नोमेनक्लेचर कर देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एन, क्या एन, है ना, वी कॉल इट एन, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एन एक्सिस, है ना। ऑन अलोंग दोनों चलता है, जो अलोंग ज्यादा अच्छा है तो अलोंग ही रखो। अब गौर करो कि ये हम
लिख तो दिए, लेकिन इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो ये वेक्टर इस एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा हो। सपोज करो ये वेक्टर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां आओ, ये मैंने लिया, यहां ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ये जो पीएम है ये पी प्राइम क्यू प्राइम के इक्वल ही होगा। अब देखो, तो पीएम यहां पर इक्वल है पी प्राइम क्यू प्राइम के, यानी प्रोजेक्शन के, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीएम बाय पी क्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका लेंथ तो पी क्यू ही है इस वेक्टर का, है ना? तो पीएम को क्या लिखूंगा मैं? पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए कॉस थीटा, और ये पीएम पी प्राइम क्यू प्राइम के बराबर है, सो पी प्राइम क्यू प्राइम यानी ए एन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एन एक्सिस, ये कितना हो गया? ए कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हम लोगों के लिए, आगे के लिए। क्या कि कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ, सपोज करो कोई एन एक्सिस है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, वह एन एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ऐसी स्थिति में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस एन एक्सिस के अलोंग होगा ए कॉस थीटा, है ना? ए जहां की उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा वह वेक्टर उस एक्सिस के साथ बना रहा है ना? तो इसे याद रखना, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत मदद करेगा हम लोगों को कि कोई भी वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो उस एक्सिस के साथ उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा? ए कॉस थीटा, जहां की ए क्या है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है? एंगल है, वो वेक्टर जो उस एक्सिस के साथ बना रहा है। अब लगे हाथ इसमें हम लोग एक चीज और कर दें, प्रोजेक्शन वेक्टर। कुछ खास नहीं है। अब हमने अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने हैं तो इसमें क्या कर दो? एरो लगा दो। ये वेक्टर, इसका इनिशियल पोजीशन पी प्राइम है, पी है तो उसका करस्पॉन्डिंग पी प्राइम, और क्यू का क्यू प्राइम हो गया। एरो किधर है? पी टू क्यू, तो इसमें किधर जाएगा एरो? पी प्राइम टू क्यू प्राइम जाएगा। और ये जो पी प्राइम क्यू प्राइम वेक्टर बना इसको हम लोग ए एन वेक्टर कहेंगे। अब हमने अभी अभी सीखा है किसी वेक्टर को लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यही नहीं लिखते हैं? वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए एन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए एन, और डायरेक्शन किधर है? तो ये एन एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको अगर हम एन कैप लिख रहे हैं, क्योंकि यही ट्रेंड है यूनिट वेक्टर में कैप लगा के लिखने का, तो क्या लिखेंगे यहां पर? एन कैप लिखेंगे, ये हो गया। या यूं कह लें यहां पर कि ए कॉस थीटा एन कैप, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का। इस वेक्टर को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना? किसी वेक्टर का कंपोनेंट, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी एक्सिस के अलोंग ले लिया तो वो उसका प्रोजेक्शन कहलाया, और अगर उसमें डायरेक्शन भी एसोसिएट कर दिया तो वो उसका प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, है ना? आज हम लोग इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे वेक्टर का, है ना? जो बहुत सारा टर्म, हम सारे क्लासिफिकेशंस नहीं देख सकेंगे अभी, है ना? हम लोग उतना ही यूज करेंगे जितना हमें +2 फिजिक्स में जरूरत पड़ता है ना? तो क्या क्या टर्म्स आएगा, क्या क्या नोमेनक्लेचर आएगा, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, मत भूलना, है ना? तुम्हारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हम लोगों का इंस्पिरेशन है। मैं और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? बहुत सारे सीरीज में ला रहा हूं, है ना? जो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ना?
थैंक यू।